नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति सागर स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल हिस्ट्री जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री की पहली क्लास शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसने की है और उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इतिहास होता क्या है। जैसा कि हमारे इतिहासकारों ने हमें बताया कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा टेक्स्ट है जो हमें हमारे अतीत में या पास्ट में हुई घटनाओं की जानकारी देता है। कहने का मतलब, जिस ग्रंथ को पढ़ने से हमें हमारे अतीत की या पास्ट में हुई घटनाओं की जानकारी मिलती है, उसी को इतिहास कहा जाता है। अब देखते हैं इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इतिहास की उत्पत्ति यूनानी यानी ग्रीक इतिहास की उत्पत्ति एक यूनानी शब्द से हुई है जिसका नाम है हिस्टोरिया। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज हिस्टोरिया। तो द इंफॉर्मेशन वी गैदर्ड आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। कहने का मतलब, जो भी जानकारी हम छानबीन करके, खोजबीन करके प्राप्त करते हैं, उसी को यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके यहाँ पर कोई केस हो जाता है तो वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करती है, छानबीन करती है, जानकारी इकट्ठा करती है। इस जानकारी को इकट्ठा करना ही यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहलाता है। क्योंकि पास्ट में, हमारे अतीत में हुई सभी घटनाओं को इकट्ठा करके इसकी जानकारी हमें दी यूनान के ही एक व्यक्ति हेरोडोटस ने। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीक के ही एक व्यक्ति यानी यूनान के ही एक व्यक्ति हुए हैं हेरोडोटस। इन्होंने एक अपनी फेमस पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में हुई घटनाओं की जानकारी को इकट्ठा किया और हमें बताया। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि हिस्ट्री होता क्या है और इसकी उत्पत्ति किसने की है और कहाँ से हुई है। अब अहम सवाल यह उठता है कि क्या पास्ट में हुई सारी की सारी घटनाएं इतिहास हैं या नहीं। तो दोस्तों, किसी भी घटना को इतिहास होने के लिए कोई ना कोई प्रमाण, कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई स्रोत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी घटना को हम तभी इतिहास कह सकते हैं यदि उसका हमारे पास कोई एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो, कोई सोर्स हो, कोई स्रोत हो। तो ये हमारे सोर्सेस, ये एविडेंस, ये प्रमाण कुल मिलाकर 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 पुरातात्विक, नंबर 2 साहित्यिक, नंबर 3 विदेशी यात्रियों का विवरण। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्रोत है उसको बोलेंगे पुरातात्विक स्रोत, जिसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोला जाता है। पुरातात्विक स्रोत में हम इंक्लूड करेंगे जैसे कि हमारे अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, अवशेष, स्मारक।
बात करते हैं इन स्रोतों से उठने वाले छोटे छोटे क्वेश्चनों की। जैसे यदि बात की जाए अभिलेखों की, तो हम सब जानते हैं भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के मिले हैं, जिन्हें सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेस, और कब पढ़े गए थे? 1837 ईस्वी में। दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे मिले हैं। तो आपको याद रखना है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे मिले हैं, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में। जेम्स प्रिंसेस ने इन्हें पढ़ कर यह बताया कि अशोक की रणनीति किस प्रकार की थी, उसने किस प्रकार शासन किया। बात की जाए सिक्कों की, तो हमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन सिक्के, उन सिक्कों पर संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त लिखा मिला है, तथा पीछे की ओर समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त को वीणा वादन करने का शौक था, और हमारे भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा था। बात की जाए मूर्तियों की, तो हमें प्राप्त हुई है गोमतेश्वर की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, महात्मा बुद्ध की मूर्ति, जिनसे हमें यह पता लगा है कि ये घटनाएं वास्तव में घटित हुई हैं। बात की जाए अवशेषों की, तो जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इन जगहों से हमें खुदाई से बहुत अवशेष मिले हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर घटनाएं वास्तविक रूप से हुई हैं। अब बात की जाए स्मारकों की, तो जितने भी स्मारक हमारे पास्ट टाइम में बन चुके हैं, हमें बने हुए प्राप्त हुए हैं, उन्हीं को देखकर यह पता लगता है कि यह घटनाएं वास्तव में घटित हुई हैं, अर्थात ये सब इतिहास हैं। जैसे बात की जाए दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की कुतुब मीनार, ये सभी के सभी स्मारकों में आते हैं। जितने भी बिल्डिंग इमारत सभी हमारे स्मारक हैं, अर्थात पुरातात्विक स्रोत हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे तरह के स्रोतों की, जो हैं साहित्यिक स्रोत, मतलब लिटरेरी सोर्सेस। साहित्यिक स्रोतों से हमारा अभिप्राय उन पुस्तकों से है जिन्हें पढ़कर हमें पता लग जाता है कि ये घटनाएं निश्चित तौर पर हुई हैं, अर्थात इतिहास हैं। साहित्यिक स्रोतों को इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है। नंबर 1 है धार्मिक, मतलब रिलीजियस, और नंबर 2 है गैर धार्मिक, नॉन रिलीजियस। धार्मिक में आती हैं जैसे हमारी रामायण, महाभारत, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, वेद, पुराण, कहने का मतलब जो भी धर्म से रिलेटेड हमारी पुस्तकें हैं, सभी की सभी हमारी साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्यिक स्रोत में आती हैं। इन सभी को हमें पढ़ के यह पता लग जाता है कि ये घटनाएं निश्चित तौर पर हुई हैं, अर्थात इतिहास हैं। यदि बात की जाए गैर धार्मिक पुस्तकों की, तो उसमें आता है चाणक्य का अर्थशास्त्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, पतंजलि का महाभाष्य, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। जितने भी पुस्तकें हमें पढ़कर पता लग जाता है कि ये घटनाएं निश्चित तौर पर हुई हैं, उसी को हम कह सकते हैं कि ये इतिहास हैं। अब बात की जाए तीसरे प्रकार के सोर्सेस की, तीसरे प्रकार के स्रोतों की, तो वो हैं हमारे विदेशी यात्रियों का विवरण, डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारे बहुत सारे शासकों ने शासक किया है,
और उन्हीं के शासनकाल में अनेक देशों से बहुत विदेशी यात्री आए और उन्होंने अपने देश में जा कर के हमारे भारत के बारे में बताया, बहुत ज़्यादा बखान किया है, बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। जैसे यदि बात की जाए तो गुप्त वंश के सबसे महान शासक हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्हीं के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन है, तो आपको याद रखना है फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय। यह क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ लिया जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, तो वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। यह चीनी यात्री था। दोस्तों, याद रखना है यह चीन से आया था, जो लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा था और इसने बाद में जाकर के चीन में जाकर के भारत के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। यदि बात की जाए दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक वंश चल रहा था, तो तुगलक वंश के एक शासक जब रूल कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, उसी के शासनकाल में एक प्रसिद्ध अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है मोरक्को, वहीं से एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था और उसने एक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था रहला। दोस्तों, याद रखना यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था इब्न बतूता। जो कहाँ से आया था, मोरक्को, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रहला। दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि हिस्ट्री क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किसे हम हिस्ट्री इतिहास कह सकते हैं। आइए एक बार जल्दी रिपीट कर लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें हमारे अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी देता है। वही घटनाएं जो निश्चित रूप से हुई हैं, जिनके हमारे पास कुछ ना कुछ सोर्सेस हैं, कुछ ना कुछ स्रोत हैं। इतिहास की उत्पत्ति एक यूनानी वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से हुई है जिसका नाम है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब जो भी जानकारी हम खोजबीन करके, छानबीन करके प्राप्त करते हैं, उसी को यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले है यह कार्य यूनान के ही एक व्यक्ति हेरोडोटस ने किया। अपनी पुस्तक लिखी उन्होंने है हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने पास्ट में हुई सभी घटनाओं को एक साथ सम्मिलित करके हमें बताया। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसी भी घटना को इतिहास होने के लिए हमारे पास 3 तरह के सोर्सेस में से किसी भी एक प्रकार का सोर्स होना बहुत आवश्यक है, जिसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत या विदेशी यात्रियों का विवरण। यदि कोई भी घटना हमारे पास्ट में घटी है और इन तीनों स्रोतों में से किसी भी एक स्रोत से मैच करती है या कोई भी एक तरह का हमारे पास स्रोत होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि यह निश्चित तौर पर इतिहास है। और जो घटना घटित हुई है लेकिन हमारे पास उसका कोई भी सोर्सेस, कोई भी स्रोत नहीं है, तो हम उसको इतिहास नहीं कहेंगे, वह केवल अतीत कहलाएगा। दोस्तों, आप इसको नोट कीजिए। बढ़ते हैं इससे आगे। दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारे इतिहास का परिचय। अब हम बात करते हैं
इससे आगे की। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, क्योंकि हम इंडिया लेवल के एग्ज़ाम देते हैं, इसीलिए हमारे सिलेबस में केवल इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। इसलिए हमें केवल इंडियन हिस्ट्री ही पढ़नी है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे सरल बनाने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इंग्लिश में एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। आइए देखते हैं। सबसे पहला भाग है हमारा प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया। नंबर 2 है हमारा मध्यकालीन भारत या मेडिवल इंडिया। नंबर 3 है हमारा आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया। इतिहासकारों ने इसे शासन के आधार पर भी 3 ही भागों में बांटा है, जिसमें प्राचीन भारत को कहा है हिंदू शासन, हिंदू रूल इन इंडिया, और मध्यकालीन भारत को कहा है मुस्लिम शासन, मुस्लिम रूल इन इंडिया, और आधुनिक भारत को कहा है ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश शासन। दोस्तों यदि बात की जाए इनके टाइम पीरियड की, इनके समय काल की, कि ये कब से कब तक हिंदू शासन चला था, कब से कब तक मुस्लिम शासन और कब से कब तक ब्रिटिश शासन, उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि हम इनको डेट जो देते हैं वो किस आधार पर देते हैं। जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वह कौन सा कैलेंडर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री में यदि सबसे ज़्यादा कोई डर वाला टॉपिक है तो वह है तिथि निर्धारित करना। मैं आपको बता दूं कि जो हम वर्तमान में कैलेंडर यूज करते हैं उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि ईसाइयों द्वारा बनाया गया था। इसको साधारण रूप से समझेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसको हम ईसा पूर्व कहेंगे और किसको हम ईसवी कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए वर्तमान में चल रहा है 2021, तो यह कभी 1000 भी रहा होगा, कभी 100 भी रहा होगा और कभी 0 भी रहा होगा। यह 0 वही समय है जब ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले दुनिया नहीं थी, उससे पहले इतिहास नहीं था, या उससे पहले कोई घटना नहीं घटी थी। तो जो हमारा कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म को ही, इनके जन्मदिन को ही आधार मानकर बनाया गया है। यानी कि जो घटनाएं इनके जन्म से पहले हुई हैं उसे हम बोलेंगे ईसा पूर्व, और जो इनके जन्म के बाद हुई हैं उसे हम बोलेंगे ईसवी। जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो हम बोलेंगे कि अब से कई वर्ष पूर्व, लेकिन वो हमारा सटीक आंसर, करेक्ट आंसर नहीं होगा। हमें किसी न किसी डेट को आधार मानना होगा, उसी के बाद हम एक्यूरेट, उसी के बाद करेक्ट आंसर बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। हमारा कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म को ही आधार मानकर बनाया गया है। जैसे कि यदि बात की जाए गौतम बुद्ध के जन्म की, तो इनका जन्म
563 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व हुआ था। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 100 BC, इसको लिख देते हैं 1000 BC। पहले समझते हैं कि BC क्या होता है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं ईसा पूर्व। जैसा कि आपको पूर्व से ही पता लग रहा होगा कि मतलब पहले, यदि कोई घटना 100 BC में हुई है, इसका मतलब है कि यह घटना ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पहले हुई है। यदि कोई घटना 1000 BC में हुई है तो इसका मतलब यह है कि यह घटना ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पूर्व हुई है। यदि बात की जाए इनके वर्ष जन्मदिन के बाद की, तो इनके जन्मदिन के जो भी बाद वर्ष होगा उसे हम बोलेंगे AD। पहले हम देखते हैं AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। दोस्तों याद रखना, यह एक लैटिन भाषा का वर्ड है AD, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है CE, कॉमन एरा, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे ईस्वी। जैसे कि यदि बात की जाए 100 AD, इसका मतलब है कि 100 AD यह वह समय है जब ईसा मसीह को जन्म लिए हुए 100 वर्ष बीत चुके हैं। जैसे कि बात की जाए वर्तमान की 2021 की, 2021 का मतलब यह है कि ईसा मसीह को जन्म लिए हुए 2021वां साल चल रहा है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यदि बात की जाए महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, यदि बात की जाए इनके जन्म की, तो हम सब जानते हैं इनका जन्म 563 BC में कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में। याद रखना है, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 563 BC में कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? नेपाल में। और यदि बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 483 BC, इनकी मृत्यु 483 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? हमारे ही यूपी में पड़ता है। यूपी जो कि एक भारत का एक राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हम देखेंगे कि 563 BC और 483 BC का क्या मतलब है, क्या इसका अर्थ है। 563 BC का मतलब है कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 563 वर्ष बाकी थे, तब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 483 वर्ष बाकी थे, तब गौतम बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दोस्तों याद रखना, इनका जन्म और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जन्म लुम्बिनी में, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। मृत्यु कुशीनगर में, जो वर्तमान में यूपी में पड़ता है। बात की जाए महात्मा गांधी की, तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। जो इनका जन्मदिन है वह अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी के जन्मदिन को और किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में। हम देखेंगे कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, मतलब AD एनो डोमिनी में कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। दोस्तों याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। रेलवे में NTPC में भी बहुत बार पूछा गया है। यदि बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो हम सब जानते हैं इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को
दिल्ली के राम मंदिर की सीढ़ियों पर हुई थी, जो कि नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर की थी। गांधी जी की समाधि दिल्ली में ही राजघाट नामक स्थान पर स्थित है। हम देखेंगे कि 1869 एडी का मतलब क्या होता है और 1948 एडी का मतलब क्या होता है। 1869 एडी का मतलब है कि यह वह समय है जब ईसा मसीह को जन्म लिए हुए 1869 वर्ष बीत चुके हैं। और यदि बात की जाए 1948 एडी की, तो यह वह समय है जब ईसा मसीह को जन्म लिए हुए 1948 वर्ष बीत चुके हैं। तो दोस्तों आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आपको हमारे कैलेंडर के बारे में पता चल चुका होगा कि हम किसे एडी बोलेंगे और किसे बीसी बोलेंगे। आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर बढ़ते हैं इससे आगे। अब बात करते हैं इनकी टाइम पीरियड की, समय काल की, कि कौन कब से कब तक चला था। प्राचीन भारत हमारा चला था पुरापाषाण काल से 712 ईस्वी तक, यानी 712 एडी तक। ये अननोन पीरियड यानी कि अज्ञात काल से चला था 712 एडी, यानी कि एनो डोमिनी ईस्वी। यदि बात की जाए मध्यकालीन भारत की, तो यह चला था 712 एडी से 1707 एडी तक। और यदि बात की जाए आधुनिक भारत की, तो यह चला था 1707 एडी से हमारी आज़ादी तक, यानी कि 1947 एडी तक। दोस्तों अब हम समझ चुके हैं कि हमारा कौन सा इतिहास कब तक चला था। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, मतलब मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत, क्योंकि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत एक दूसरे से इंटरचेंज हैं, रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए आधुनिक भारत को पढ़ने से पहले हमें मध्यकालीन भारत की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम प्राचीन भारत को छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालिए मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत मतलब इंग्लिश में बोलें तो मेडिवल इंडिया। इसका टाइम पीरियड था 712 एडी से 1707 एडी। हम समझाते हैं कि इसको मुस्लिम शासन भी कहा जाता है। इसको मुस्लिम शासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण होगा, जो कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया जाएगा, जो कि एक अरब देश से आएगा। और 1707 ईस्वी में ही क्यों इसका अंत माना जाता है? क्योंकि मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब 707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम देख रहे हैं कि मध्यकालीन भारत किस पर आधारित है? मुस्लिम शासन पर। इसलिए हमें सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है इस्लाम धर्म, क्योंकि यह किस धर्म के आधार पर चलेगा? इस्लाम धर्म के। तो हेडिंग डालेंगे इस्लाम धर्म। और सबसे पहले हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसने की है। तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति अरब से हुई है और जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने की है। कहने का मतलब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब हैं। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बात करेंगे भारत पर होने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमण की,
इस्लाम धर्म की कि इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार हुआ, किसने किया और किस प्रकार यह दो समुदायों शिया और सुन्नी में विभाजित हुआ। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।